हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसिस विजन। हम पढ़ रहे हैं ऑथर एंड ऑथरशिप को, जहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से इसकी जो डेफिनेशन है ऑथर एंड ऑथरशिप का, वहां पर ये होता है कि सबसे पहले तो हमारे पास ये कॉन्सेप्शन था कि जो ऑथर है उसका बनाया हुआ अगर कोई क्रिएशन है तो उसे हम बुक कहते हैं। लेकिन फिर फाइनली इस कॉन्सेप्शन को स्ट्रक्चरलिस्ट या डिकॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिक्स ने चेंज किया और उन्होंने कहा कि असल में जो बुक है वही ऑथर को बनाती है। सर्कमस्टेंसेस या जो कह सकते हैं कि जिस परिवेश में वो रहता है उसे कंपेल करते हैं कुछ चीजों को लिखने के लिए। फिर हमने देखा कि किस तरीके से बुक्स को एक कॉमर्शियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे रखा गया, यानी ऑथर ने किताब को लिखा, उसका बेसिक पर्पज ये था कि वो क्या करेगा, उससे पैसे कमाएगा, और ये एक कॉमर्शियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बन गया, बिजनेस का कॉन्सेप्ट बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं, उसी में ही देखते हैं अनदर रिवीलिंग इंस्टेंस। ठीक है, एक दूसरा इंस्टेंस मीन्स क्या है, उदाहरण। इंस्टेंस का मतलब क्या होगा, उदाहरण, एग्जाम्पल। कह रहा है देखिए, इज प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यानी कि जो प्रदान किया गया है, बाय द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट फोलियो। समझ रहे हैं, फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस इन 1623। 1623 में जो शेक्सपियर का पहला देखिए फोलियो आता है, और आपको पता ही है इसमें कितने प्लेस थे, और ये शेक्सपियर की डेथ जब होती है 1616 के बाद, तो 7 साल बाद ये पब्लिश होता है। आगे देखिए, एज राइटिंग्स इंटेंडेड फॉर द कॉमर्शियल थिएटर, क्योंकि शेक्सपियर ने, आपको पता है कि वो जिस थिएटर नाटक कंपनी से जुड़ा हुआ था वो वही के लिए क्या कर रहा था, उन प्लेस को लिख रहा था। उसका कोई पर्पज नहीं था कि वो इन प्लेस को पब्लिश कराएगा। तो यहाँ पे एज राइटिंग्स यानी जो उसकी लिखनी थी, इंटेंडेड मतलब जिसका पर्पज ही था, पर्पज में उद्देश्य था जिसका, फॉर द कॉमर्शियल थिएटर, कि वो व्यवसायिक थिएटर के लिए उन चीजों को लिख रहा है। शेक्सपियर्स प्लेज वर अ कोलैबोरेटिव इंटरप्राइज। तो क्या है देखिए, शेक्सपियर के जो नाटक थे वर अ कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव मतलब क्या है, एक आप कह सकते हैं ग्रुप में, ठीक है, कोलैबोरेशन का यानी सहयोग के द्वारा इसको लिखा गया था। इंटरप्राइज इन विच, समझ रहे हैं, कोलैबोरेटिव एंटरप्राइज यानी कि क्या था, एक सामूहिक वर्क था। इन विच जिसमें टेक्सचुअल चेंजेस, समझ रहे हैं, टेक्सचुअल चेंजेस यानी कि जो उसमें टेक्स्ट में चेंजेस हैं, एंड इंसर्शंस, और किसी जो है सीन को काट देना, कुछ नया ला देना, क्या था, कुड बी मेड बाय वेरियस हैंड्स एट ऑल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी क्या हो रहा था कि यानी वेरियस हैंड्स, जहां जहां पर भी नाटक जाता था वहां पर बहुत सारे लोग जो होते थे वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे, उन चीजों को चेंज करते थे या मैनिपुलेट करते थे। समझ रहे हैं, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स वर नॉट शेक्सपियर्स प्रॉपर्टी। आप समझिए क्या है, पब्लिकेशन तो हुआ नहीं है, तो क्या है, ये बार बार चेंज होता रहा, जिससे मैन्युस्क्रिप्ट चेंज होती रही, तो बता रहे हैं कि द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स, फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया, वर नॉट शेक्सपियर्स प्रॉपर्टी, वो शेक्सपियर की प्रॉपर्टी नहीं थी। यानी कि उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए थे, शेक्सपियर ने ओरिजिनल कौन सा लिखा था क्या पता, बट दैट ऑफ हिज थिएट्रिकल कंपनी। लेकिन क्या है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था, यानी कि जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट था, वो शेक्सपियर की प्रॉपर्टी ना होकर के उनकी जो थिएट्रिकल कंपनी थी उसका प्रोडक्ट वो हो गया था। अब आगे देखिए, फर्दर मोर, इसी तरीके से आगे, एज स्टीफन ग्रीनब्लाट, नाम सुना होगा आपने इनका, कहां पर, ये हैं, ये ऐसे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने न्यू हिस्टोरिसिज्म को प्रोपाउंड किया है, न्यू हिस्टोरिसिज्म, समझ रहे हैं, और इसी पर मेरी रिसर्च भी है, न्यू हिस्टोरिसिज्म पर मेरी पीएचडी जो है वो इसी पर ही है। ठीक है, स्टीफन ग्रेनब्लाट रिमार्क्स इन द इंट्रोडक्शन टू द नॉर्टन शेक्सपियर, ये जो न्यू हिस्टोरिसिज्म का टर्म है वो किस किताब में आता है, रेनेसांस सेल्फ फैशनिंग, रेनेसांस सेल्फ फैशनिंग, इस किताब का नाम याद रख लीजिए, हो सकता है आपको कहीं पर ये सवाल आ जाए, रेनेसांस सेल्फ फैशनिंग, सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मूर टू शेक्सपियर, क्या नाम है आगे, सबटाइटल, फ्रॉम मूर टू शेक्सपियर, ये है उस किताब का टाइटल जहां पर इस टर्म को दिया गया है। न्यू हिस्टोरिसिज्म का ही एक दूसरा नाम है कल्चरल पोएटिक्स, क्या है नाम इसका, कल्चरल पोएटिक्स। कल्चरल पोएटिक्स जो है, जो नाम है वो इंग्लैंड का वर्जन है, क्योंकि स्टीफन ग्रीनब्लाट एक अमेरिकन थे। अमेरिका में इसी टर्म को न्यू हिस्टोरिसिज्म नाम दिया जाता है, याद रखिएगा आपने,
ठीक है, कभी एग्जाम में अगर कुछ आता है कि हाँ न्यू हिस्टोरिसिज्म टर्म को कहां पर दिया गया है, तो याद रखिएगा ये किताब का नाम है रेनेसांस सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मूर टू शेक्सपियर, यहाँ पर वो टर्म आता है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं इन द इंट्रोडक्शन टू द नॉर्टन शेक्सपियर, अपने इस किताब में द नॉर्टन शेक्सपियर के इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या लिखा है, देयर इज नो एविडेंस, ठीक है, दैट शेक्सपियर हिमसेल्फ वांटेड टू हैव हिज प्लेस प्रिंटेड, यानी इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई भी गवाह नहीं है कि शेक्सपियर खुद चाहते थे कि उनके जो नाटक हैं वो पब्लिश हो, प्रिंट हो, और दैट ही टुक एनी इंटरेस्ट, समझ रहे हैं, या शेक्सपियर ने कोई इंटरेस्ट लिया हो, कोई रुचि ली हो किस बात को लेकर के, इन असर्टिंग, असर्टिंग मींस दावा करने में, क्लेम करने में, अथॉरियल राइट्स ओवर अ स्क्रिप्ट, यानी कि वो जो स्क्रिप्ट है, समझ रहे हैं, जो लिपि है उस पर अथॉरियल राइट्स का, यानी कि मैंने ही इसको लिखा है, ऐसा भी शेक्सपियर का कोई इंटरेस्ट नहीं था, और दैट ही हैड एनी लीगल स्टैंडिंग फ्रॉम विच टू क्लेम सच राइट्स, ना तो उनका कोई संवैधानिक, ठीक है, कोई कानूनी स्टैंडिंग था, कोई वहां पे वो भी उनका क्लेम नहीं था जिसमें वो क्या कर सके, कानूनी रूप से अपना अधिकार उन पर जता सके। शेक्सपियर ने, मैंने आपको बताया है, नाटकों को लिखा ही क्योंकि वो सिर्फ बेच करके उनसे पैसा कमाना चाहता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नंदलेस, जरा यही नहीं, आगे देखिए, एज ग्रीनब्लाट पॉइंट्स आउट, जैसा ग्रीनब्लाट पॉइंट आउट करते हैं, 7 years आफ्टर शेक्सपियर डेथ, शेक्सपियर की डेथ के 7 साल बाद, याद रखिएगा 7 साल बाद, हिज फ्रेंड्स एंड फेलो एक्टर्स, उनके दोस्त और साथी जो एक्टर्स थे, जिनका नाम क्या है, हेमिंगेस एंड कॉन्डेल, याद रखिएगा हेमिंगेस एंड कॉन्डेल वर कॉन्फिडेंट, वो इस बात को लेकर के क्या थे, कॉन्फिडेंट थे, यानी विश्वस्त थे, ठीक है, आश्वस्त थे, क्या, दैट दे कुड सेल देयर एक्सपेंसिव फोलियो, कि वो उनके महंगे फोलियो को बेच सकते हैं, कलेक्शन ऑफ हिज प्लेज, बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट, वर्च्यू ऑफ द फैक्ट का मतलब ये क्या है, जो स्वयं का लिखा गया हो, जो स्वयं का लिखा हो, यानी वो शेक्सपियर के प्लेस को बेच सकते थे इस बात से कि नहीं, शेक्सपियर ने ही इसको लिखा है, समझे, एज दे क्लेम्ड इन प्रीफेस, और जैसा कि इन्होंने क्या किया, उसके प्रीफेस में दावा भी किया, दैट दियर प्रिंटेड, कि उनके जो प्रिंटेड टेक्स्ट हैं वर एग्जैक्टली, ठीक है, वो एकदम वही हैं, एज ही कंसीव्ड देम, जैसा शेक्सपियर ने उनको सोचा था, यानी उनके जो प्लेज हैं वो एकदम वैसे ही जैसा शेक्सपियर ने सोचा था, वहां पर और जो लोग हैं उनके जो चेंजेस हैं, ठीक है, जो उन्होंने कुछ लिखा हुआ है वो बहुत मायने नहीं रखता है, एंड रिप्रेजेंटेड व्हाट ही हिमसेल्फ हैड थॉट एंड अटर्ड, थॉट एंड अटर्ड, और यहां पर वही रिप्रेजेंट किया गया है जो शेक्सपियर ने सोचा हो या कहा हो, द आइडेंटिटी ऑफ द कंसीवर ऑफ द प्लेस, समझ रहे हैं, और जो कंसीवर ऑफ द प्लेस का मतलब जिसने सोचा है, जिसने प्रोड्यूस किया है नाटक को, उसकी जो पहचान है, सर्विंग टू अटेस्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रिंटेड वर्जन्स इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन एन engraved portrait of Shakespeare by Martin Drawsout in the front matter। अब आप देखिए, आइडेंटिटी ऑफ द कंसीवर, यानी कि जिसने इन नाटकों को लिखा है उसकी पहचान जो है, सर्विंग टू टेस्ट द ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी यानी जो है इस बात की प्रामाणिकता को अटेस्ट करने के लिए, इसमें ऑफ द प्रिंटेड वर्जन्स, यानी कि जो छपे हुए संस्करण आए उसमें क्या है, इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, शेक्सपियर की कोई साइन नहीं क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी तब तक, तो क्या है, एन इनग्रेव्ड पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट लगाया गया वहां पर फोलियो पे, किसके द्वारा, बाय मार्टिन ड्रॉस आउट, ठीक है, मार्टिन ड्रॉस आउट या ड्रॉस आउट इन द फ्रंट मैटर, यानी पिछले, सॉरी अगले भाग पर क्या होता है, शेक्सपियर की फोटो लगाई जाती है, जैसा कि आपने देखा होगा। द फर्स्ट फोलियो, जो पहला फोलियो था, आल्सो इंक्लूडेड अ पोयम, वहां पर एक पोयम भी आई जो किसके द्वारा लिखी गई थी, बाय बेन जॉनसन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, कभी भी कहीं भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, वहां पर एक क्या है, बेन जॉनसन की पोयम भी है, कौन सी, शेक्सपियर्स फ्रेंड एंड ड्रामेटिक राइवल, जो क्या थे, शेक्सपियर के फ्रेंड थे, दोस्त थे, और ड्रामेटिक राइवल यानी नाटक के मामले में उनके प्रतिद्वंदी भी थे, क्योंकि शेक्सपियर ने अपने नाटकों को बेचने के लिए लिखा, लेकिन वहीं पर बेन जॉनसन का ऐसा कोई इरादा नहीं था, उन्होंने जो 3 यूनिटीज थी उनको भी फॉलो किया हुआ है। अब आगे देखिए, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड, समझ रहे हैं, टू द
मेमोरी ऑफ माई बिलवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ऐसा बेन जॉनसन ने लिखा हुआ है। यानी कि मेरे दोस्त, मेरे जो है प्यार शेक्सपियर की याद में, जो क्या है, ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। इन इट, इसमें जॉनसन अप्रेज्ड शेक्सपियर, जॉनसन अप्रेज्ड शेक्सपियर, अप्रेज का मतलब यहाँ पे कंपेयर्ड, जॉनसन ने क्या किया, शेक्सपियर की तुलना की एज द इक्वल ऑफ द ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट्स से, ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट्स, और कौन कौन से हैं, एस्काइलस, यूरिपिडस एंड सोफोक्लिस। याद रखिएगा इस चीज को कि बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को किन किन ग्रीक के ट्रेजेडियन से कंपेयर किया है या उनको इक्वल माना है, तो कौन है, एस्काइलस, यूरिपिडस और सोफोक्लिस। लॉर्डेड हिम मींस प्रेज्ड हिम, उनको प्रेज किया है एज नॉट ओनली द अप्लॉज, यही नहीं, कैसे, द अप्लॉज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज, समझ रहे हैं, बेन जॉनसन ने को क्या कहा, उन्होंने कहा द अप्लॉज डिलाइट, ठीक है, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, इतने महान शब्दों से उनको नवाजा है। लेकिन इसके अलावा बट ऑल्सो एन इंडिविजुअल, इसके अलावा और क्या कहा उन्होंने कि एक ऐसा इंसान हु बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ हिज इनेट एबिलिटीज, इनेट एबिलिटीज मतलब जो उसके अंतर्निहित योग्यताएं थी, यानी कि नेचर में, समझ रहे हैं, इवन मोर देन हिज आर्ट, ठीक है, अपनी कला से भी ज्यादा महान क्या था, वॉज नॉट ऑफ एन एज। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है और आप जानते हैं कि कई बार इसको पूछा भी गया है कि शेक्सपियर क्या था, वॉज नॉट ऑफ एन एज, वो किसी एक, ठीक है, समय का नहीं था, बट फॉर ऑल टाइम, बल्कि हर समय के लिए है। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या मानते हैं, शेक्सपियर बिकम्स अ यूनिवर्सल पोएट एंड असर्टेड, और दावा किया दैट हिज वेल टर्न्ड, ठीक है, यानी उनकी जो बेहतरीन क्या है लाइंस, रिफ्लेक्ट द माइंड एंड मैनर्स, समझ रहे हैं, ऑफ द पोएट हु हैड फादर्ड देम, और इस बात का दावा किया कि क्या है, हिज वेल टर्न लाइंस, यानी हिज यहाँ पे किसके लिए, बेन जॉनसन की जो लाइंस हैं, रिफ्लेक्ट, वो दिखाती हैं द माइंड एंड मैनर्स, उस माइंड को, उस दिमाग को, मैनर्स, उन तरीकों को, ऑफ द पोएट, पोएट कौन, शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए, हु हैड फादर्ड देम, फादर्ड मींस लॉर्ड देम, जिसने उसको लिखा है। इट वुड सीम दैट, ऐसा प्रतीत होगा, इन लार्ज आउटलाइन, बृहद स्तर पर, द फिगर एंड फंक्शन ऑफ होरेस ऑक्टर, ऑक्टर यहां समझ लीजिए ऑथर ही है, ठीक है, क्या है, होरेस का जो ऑथर था, एंड ऑफ जॉनसन्स ऑथर, और किसका, बेन जॉनसन का ऑथर, वर रिकॉग्नाइजेबली व्हाट दे आर एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है, वो वही हैं जो आज वर्तमान में हैं, इन ऑर्डिनरी क्रिटिकल डिस्कोर्स, जो साधारण क्रिटिकल यानी कि जो बौद्धिक भाषा है, जो परिचर्चा है, उसमें शेक्सपियर क्या है, हमेशा हमेशा के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो ये है हमारी बातें कहां पर, ऑथर एंड ऑथरशिप में, जहां पर हमने बहुत सारी बातों को जाना, और आप सबके कॉपरेशन से, ठीक है, ये ए अल्फाबेट आज खत्म होता है। हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट बी, और बी अल्फाबेट का जो सबसे पहला टर्म है वो क्या है, बैलेड, समझ रहे हैं, और आप बखूबी इससे परिचित होंगे। बैलेड क्या होता है, हम खूब सारे बिरहा को सुनते हैं, कभी आल्हा उदल की कहानी सुनते हैं, ठीक है, कभी किसी और की कहानी सुनते हैं, तो ये उसी का एक तरीके से आप मान लीजिए हिस्सा है। अब देखते हैं शॉर्ट डेफिनेशन, सबसे पहले एक छोटी डेफिनेशन पर आते हैं इसकी, ऑफ द पॉपुलर बैलेड, समझ रहे हैं, बैलेड का एक कौन सा है, पॉपुलर बैलेड, ठीक है, कौन कौन से टाइप है देखिए, नोन ऑल्सो एज द फोक बैलेड और ट्रेडिशनल बैलेड। ये आपका सवाल हो सकता है कि जो पॉपुलर बैलेड है उसको हम और किन किन नामों से जानते हैं, तो वो क्या है, फोक बैलेड है या ट्रेडिशनल बैलेड है, समझ रहे हैं। इज दैट, वो क्या है, इट इज अ सॉन्ग, ये एक ऐसा गीत है, ट्रांसमिटेड ओरली, जिसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ है, मौखिक रूप से, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है मौखिक रूप से, विच टेल्स अ स्टोरी, और जो क्या करता है, एक कहानी को बताता है, ट्रांसमिटेड ओरली विच टेल्स अ स्टोरी, ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है और बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है। शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलर बैलेड क्या है, इज दैट इट इज अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली विच टेल्स अ स्टोरी, जिसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ है, मौखिक रूप से किया और एक कहानी बताता है। बैलेट्स आर, और इस तरीके से जो बैलेट हैं वो क्या हो जाते हैं, दस द नैरेटिव स्पेसीज ऑफ फोक सॉन्ग्स, ठीक, क्या बन जाते हैं, जो लोक गीत हैं उनके वो नैरेटिव यानी कि जो वर्णनात्मक, ठीक है, तरीके हैं, उस तरीके से वो बन जाते हैं।
और कहां पर, विच ओरिजिनेट, और ये फोक सॉन्ग जो हैं वो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं कहां पर, उत्पन्न होते हैं, एंड आर कम्युनिकेटेड ओरली, और इनको कैसे कम्युनिकेट यानी जो है बात की जाती कैसे, ओरली मौखिक रूप से, समझ रहे हैं, बताया जाता है कैसे, मौखिक रूप से, और किसके बीच है, अमंग इलिटरेट, इनके बीच में, या तो अनपढ़ और ओनली पार्टली लिटरेट पीपल, या क्या है, बिल्कुल अनपढ़ लोगों के बीच में, या थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये पॉपुलर है, यानी ऐसा जानरा है जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा जो है एजुकेटेड या लिटरेटेड लोगों के जो है बातें इसमें नहीं है, ये किनके बीच में पॉपुलर है, समझ रहे हैं, इलिटरेट या पार्टली इलिटरेट पीपल, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन आपका हो सकता है। बाकी देखिए, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, सारी संभावनाओं में, द इनिशियल वर्जन ऑफ अ बैलेट, ये जो बैलेट का शुरुआती संस्करण आया, was composed by a single author, वैसे सिंगल ऑथर के द्वारा इसको कंपोज किया गया, बट ही और सी इज अननोन, लेकिन चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो अननोन है, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, एंड सिंस ईच सिंगर, और इस तरीके से प्रत्येक सिंगर, who learns and repeats an oral ballad, जो क्या करता है, सीखता है या दोहराता है किसी मौखिक बैलेट को, is apt to introduce, ठीक है, is apt to introduce, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल वो क्या है, एकदम से ये बात तय है, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस, वो क्या करेगा, चेंजेस, उसमें कुछ चेंजेस डालेगा, इन बोथ द टेक्स्ट एंड द ट्यून, यानी उस कहानी में भी कुछ चेंजेस करेगा वो, और वो उस ट्यून में, जिस ट्यून में उसको गाया जा रहा है उसमें भी वो चेंजेस करेगा ही करेगा, ठीक है, इट एग्जिस्ट्स इन मेनी वेरिएंट्स फॉर्म, और इस तरीके से ये विभिन्न तरीके से, ठीक है, विभिन्न फॉर्म्स में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है बैलेड, टिपिकली परंपरागत रूप से, द पॉपुलर बैलेड इज ड्रामेटिक, समझिए पॉपुलर बैलेड कैसा होता है, ड्रामेटिक होता है, यही बैलेड पॉपुलर या फॉक या ट्रेडिशनल, ड्रामेटिक होता है, कंडेंस्ड होता है, कंडेंस का मतलब क्या है, शॉर्ट, छोटा होता है, एंड इम्पर्सनल, यानी बैलेड कैसी पोएम होती है, इम्पर्सनल होती है, याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बात का, कि बैलेड कैसी पोएम होती है, वो एक इम्पर्सनल पोएम होती है, जिस तरीके से एपिक है, समझ रहे हैं, जिस तरीके से एपिक है वो इम्पर्सनल है, वैसे ये भी क्या है, इम्पर्सनल होता है। द नरेटर बिगिंस विद द क्लाइमैटिक एपिसोड, समझ रहे हैं, जो नरेटर है वो किससे शुरू करता है बातों को, क्लाइमैटिक एपिसोड से, समझ रहे हैं, किससे होता है, क्लाइमैटिक एपिसोड से, और कैसा होता है, क्लाइमेटिक एपिसोड का मतलब क्या है, जलवायु की बातें, मौसम की बातें शुरुआत में होती हैं, अगर आप ला बेल डैम्स मर्सी को पढ़ेंगे तो उसमें होता है, द सेज हैज वाइडर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग, ठीक है, यानी जो घास है वो क्या हो गई है, झील से सूख गई है और कोई चिड़िया गा नहीं रही है, तो तुम कौन हो, टेल्स दिस स्टोरी टर्सली, ठीक है, क्या करता है, टेल्स द स्टोरी टर्सली, टर्सली मतलब क्या है, सडन, अचानक से कहानी शुरुआत हो जाती है, बाय मीन्स ऑफ एक्शन एंड डायलॉग, एक्शन और डायलॉग से, समटाइम्स बाय मीन्स ऑफ द डायलॉग लोन, और कभी कभी क्या होता है, केवल डायलॉग अकेले होता है, एक्शन नहीं होता है, समझ रहे हैं, एंड टेल्स इट विदाउट सेल्फ रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके कॉन्सेप्ट में जब क्वेश्चन आएगा तो यही सब चीजें पूछेगा, क्लाइमेटिक एपिसोड हो गया एक, समझ रहे हैं, इम्पर्सनल हो गया, ड्रामेटिक हो गया, कंडेंस्ड हो गया, समझ रहे हैं, और क्या होता है, टेल्स विदाउट सेल्फ रेफरेंस, यानी जो आदमी, ठीक है, इसको बोल रहा होता है वो अपना क्या परिचय नहीं देता है, अपना परिचय नहीं देता, यानी जो सवाल पूछता है, अगर आप देखेंगे ला बेल्डेम्स मर्सी को, तो वहां पर क्या हो रहा है, एक जो है आदमी है उसको एक नाइट मिला हुआ है, और वो उस नाइट से कुछ सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो कौन है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल एटीट्यूड्स और फीलिंग्स, या जो व्यक्तिगत एटीट्यूड है या फीलिंग है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, द मोस्ट कॉमन स्टेंजा फॉर्म, बैलेड का जो सबसे ज्यादा कॉमन स्टेंजा फॉर्म है वो क्या है, कॉल्ड द बैलेड स्टेंजा, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेड स्टेंजा बोलते हैं, याद रखिएगा, बैलेड स्टेंजा, ये आपका सवाल हो सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, क्या होता है, इज अ क्वार्टेन, क्वार्टेन का मतलब चार लाइन, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, 1 2 3 4, ठीक है, क्या है क्वार्टेन, इन अल्टरनेट 4 एंड 3 स्ट्रेस लाइंस, समझ रहे कितने में, 4 एंड 3 स्ट्रेस लाइंस, इसका मतलब क्या हुआ, पहला जो आपका लाइन होगा वो होगा टेट्रामीटर का,
दूसरी जो लाइन होगी वो होगी ट्राईमीटर की, फिर तीसरी क्या होगी, फिर ये टेट्रामीटर की होगी, और चौथी जो है फिर वो किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी फिर से ट्राईमीटर की। टेट्रा ट्राई टेट्रा ट्राई। और क्या होता है, यूजुअली सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम्स, यानी दूसरी और चौथी लाइन क्या होती है, राइम करती है। आप देख सकते हैं वाइन को किससे राइम कराया गया है, माइन से। अब आप देखिए यूजुअली ओनली द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम, ठीक है, प्रायः क्या होती हैं, ठीक है, दूसरी और चौथी लाइन क्या कर होती है, राइम करती है। अल्टरनेट 4 एंड 3 स्टेज लाइन का मतलब टेट्रा ट्राई, यानी कि पहली लाइन में 8 सिलेबल होगा, दूसरी लाइन में 6 सिलेबल होगा, ये 8 मान लीजिए, तीसरी लाइन में फिर 8 सिलेबल होगा, और चौथी लाइन में फिर से 6 सिलेबल होता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस। अब याद रखिए किसका फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका है सर पैट्रिक स्पेंस का ये फॉर्म दिया गया है। द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस बैलेड, ठीक है, जो पहला स्टैंजा इस बैलेड का, ऑल्सो एग्जेम्प्लीफाइज, ठीक है, वो क्या करता है, उदाहरण देता है द कन्वेंशनली, यानी कि जो परंपरागत एब्रप्ट ओपनिंग, एब्रप्ट का मतलब सडन, अचानक से, ठीक है, जो ओपनिंग होती है, एंड द मैनर ऑफ प्रोड्यूसिंग, और किस तरीके से जो कहानी है पोयम की वो आगे बढ़ती है, बाय थर्ड पर्सन नरेशन। याद रखिएगा नरेशन कैसा होता है बैलेड का, इट इज थर्ड पर्सन नरेशन, याद रखिए। कर्टली स्केस्ड, और क्या होता है कर्टली स्केस्ड, इसका मतलब क्या है कर्टली का, इसका मतलब होता है वेरी क्विक, ठीक है, कर्टली का मतलब वेरी क्विक, बहुत तेजी से चीजें बनाई जाती हैं। सेटिंग एंड एक्शन, और उसका शार्प ट्रांजिशन, बहुत तेजी से चीजें क्या होती हैं, ट्रांजिट होती हैं। एंड स्पेयर डायलॉग, लेकिन एक बात ये भी, स्पेयर मतलब फालतू के डायलॉग्स भी होते हैं। बार बार पूछता है बता दो भैया तुमको क्या हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, तब जाकर के वो बताना शुरू करते हैं। अब आगे देखिए, द किंग सिट्स, ये एग्जाम्पल है बैलेड स्टैंजा का। द किंग सिट्स इन डम्फलिंग टाउन, राजा कहां बैठते हैं, डम्फलिंग टाउन में, ड्रिंकिंग द ब्लू रेड वाइन, ये ब्लू नहीं ये ब्लू है, ठीक है, ब्लू रेड वाइन। ओ व्हाट विल आई गेट अ गाइड सेलर, ये क्या है, गाइड सेलर, कि क्या मुझे गाइड सेलर मिल जाएगा, टू सेल दिस शिप ऑफ माइन, जो क्या करे, मेरी ये जो नाव है, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो सेल करेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे वाइन से माइन क्या कर रहा है, वो राइम कर रहा है। आगे देखिए, मेनी बैलेट्स एम्प्लॉय सेट फार्मूलाज, ठीक है, क्या होते हैं, बहुत सारे जो बैलेट्स होते हैं वो एम्प्लॉय करते हैं क्या, सेट फार्मूलाज, उनका क्या होता है, फार्मूला सेट होता है, ठीक है, यानी वो उस डिवाइस को इस्तेमाल करते ही करते हैं। अब आगे देखिए कौन कौन से हैं, विच हेल्प द सिंगर रिमेंबर द कोर्स ऑफ द सॉन्ग, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सिंगर को कि वो क्या करे, रिमेंबर द कोर्स ऑफ द सॉन्ग, ठीक है, कि वो उस गाने को याद रखे। देखिए इंक्लूडिंग, कि कौन कौन से, सबसे पहले देखिए स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, कुछ तो डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस हैं वो कॉमन होती हैं हर बैलेड में। कौन कौन सा, देखिए ब्लड रेड वाइन, ये हो गया, मिल्क व्हाइट स्टीड, घोड़ा कैसा है, सफेद एकदम से दूध की तरीके से, और क्या है, अ रिफ्रेन, रिफ्रेन भी होता है इन ईच स्टैंजा, प्रत्येक स्टैंजा में, समझ रहे हैं, क्या है, रिफ्रेन इन ईच स्टैंजा, ठीक है, कैसे, एडवर्ड लॉर्ड रैंडल, ठीक है, एंड कौन सा, देखिए इंक्रीमेंटल रेपिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीमेंटल रेपिटेशन का, इंक्रीमेंटल रेपिटेशन क्या है, देखिए इन विच, इसमें क्या होता है, अ लाइन और स्टेंजा इज रिपीटेड, एक लाइन या किसी स्टेंजा को रिपीट किया जाता है, बट विथ एन एडिशन, लेकिन क्या होता है, विथ एन एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी, जो क्या करे, उस कहानी को बढ़ा सके, समझ रहे हैं, उसको किसने दिया, लॉर्ड रैंडल चाइल्ड वाटर्स, ठीक है। यहाँ पर अब ओरल फॉर्मूला क्वेटी में आप इसको देख सकते हैं, रिफ्रेन में भी क्या होता है, एक जो है स्टेंजा, हाँ समझ रहे हैं, रिफ्रेन इन ईच स्टेंजा, समझ रहे हैं क्या होता है, रिफ्रेन जो है वहां पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर इन ईच स्टेंजा में होता है, ठीक है, और इंक्रीमेंटल रेपिटेशन क्या है, वो जो है आपकी कहानी को आगे बढ़ाने के काम में आता है, ठीक है। ऑल्दो, ठीक है, क्या है, यद्यपि कि मेनी ट्रेडिशनल बैलेट्स, बहुत सारे ट्रेडिशनल बैलेट्स प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन द लेटर मिडिल एजेस, ठीक है, जो क्या हुए,
ठीक है, बाद के मिडिल एजेस में शुरू होते हैं, यानी कि जो है 1453 अगर आप मान लीजिए रेनेसांस की शुरुआत का, तो उसके पहले सारा क्या है, मिडिल एजेस ही है। तो 1400 के आसपास मान लीजिए इनकी शुरुआत होती है। क्या कह रहे हैं, दे वर नॉट कलेक्टेड एंड प्रिंटेड अंटिल द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक उनको क्या किया गया था, कलेक्ट या प्रिंट ही नहीं किया गया था। फर्स्ट इन इंग्लैंड, पहले कहां पर, इंग्लैंड में, देन इन जर्मनी, उसके बाद क्या किया गया, इसको जर्मनी में क्या किया गया, किया गया। पहले इसको कहां पर, इंग्लैंड में, उसके बाद जर्मनी में। इन 1675, 1765 में थॉमस पर्सी, थॉमस पर्सी पब्लिश्ड हिज रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री। उन्होंने कौन सी जो है चीज को पब्लिश किया, रेलिक्स ऑफ एंशिएंट contents had been revised in the style of Percy's era। कह रहे हैं क्या, यद्यपि ज्यादातर जो कंटेंट्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए, रिवाइज हुए थे इन द स्टाइल ऑफ Percy's era, did much to inaugurate widespread interest in folk literature। did much to inaugurate, इन्होंने बहुत योगदान दिया किसके लिए, inaugurate widespread interest in folk literature, ताकि लोक साहित्य में जो है लोगों का जो, ठीक है, क्या है, इंटरेस्ट वो बढ़े। देखिए, द बेसिक मॉडर्न कलेक्शन इज फ्रांसिस जे चाइल्ड्स इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट्स। ठीक है, जो बेसिक मॉडर्न कलेक्शन है वो कौन सा है, देखिए, फ्रांसिस जे चाइल्ड का इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट्स, जो कि 1882 और 98 में आता है, विच इंक्लूड्स 305 बैलेट्स, जिसमें आप कितने देखते हैं बैलेट्स को, हैं यहाँ पर 305 बैलेट्स हैं। मेनी ऑफ देम, और ज्यादातर उसमें से क्या है, इन वेरिएंट वर्जन्स, विभिन्न संस्करणों में हैं। अब आगे देखिए, बर्ट्रैंड एच ब्रॉनसन हैज एडिटेड द ट्रेडिशनल ट्यून्स ऑफ चाइल्ड बैलेट्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ट्रेडिशनल ट्यून्स ऑफ चाइल्ड बैलेट्स को ट्रांसलेट किया हुआ, सॉरी एडिट किया हुआ है। ठीक है, पॉपुलर बैलेट्स आर स्टिल बीइंग संग, जो पॉपुलर बैलेट्स हैं वो आज भी गाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं क्या है, वो आज भी गाए जा रहे हैं। एंड कलेक्टेड, और उनको इकट्ठा किया जा रहा है नाउ विद द हेल्प ऑफ अ टेप रिकॉर्डर, किसकी मदद से, टेप रिकॉर्डर की मदद से, इन द ब्रिटिश आइल्स, ठीक है, ब्रिटिश आइलैंड जो है वहां पर, और कहां पर, एंड रिमोट रूरल एरियाज ऑफ अमेरिका, क्या अमेरिका के जो ग्रामीण इलाके हैं, ठीक है, सुदूर, उसमें क्या किया जाता है, इनको गाया जाता है। टू द सॉन्ग्स, ठीक है, ये ऐसे गाने हैं दैट अर्ली सेटलर्स, जो वहां के पहले सेटल हुए लोग, इनहेरिटेड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, इससे इनहेरिट किया इन लोगों ने, ग्रेट ब्रिटेन से इनहेरिट किया। अमेरिका हैज एडेड नेटिव फॉर्म्स ऑफ द बैलेड, अमेरिका ने क्या किया है, ऐड किया है नेटिव फॉर्म्स ऑफ द बैलेड को, सच एज दोज संग बाई, इसमें कैसे कैसे हैं, देखिए, संग बाई लंबर जैक्स, लंबर जैक्स क्या होते हैं, लकड़ी काटने वाले लोग, समझ रहे हैं, कौन, लकड़ी काटने वाले लोग गाते हैं। काउबॉयज, चरवाहे जो हैं वो गाते हैं। लेबरर्स, मजदूर जो हैं वो गाते हैं। एंड सोशल प्रोटेस्टर्स, और जो सामाजिक विरोधी हैं, यानी कि जो एस्टैब्लिश्ड समाज का पैटर्न है उसकी जो विरोध करने वाले हैं वो भी क्या करते हैं, उसको गाते हैं। अ नंबर ऑफ रिसेंट फॉक सिंगर्स, कह रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, रिसेंट फॉक सिंगर्स, जो लोक नृत्य जो है, लोकगीत के गायक हैं, इंक्लूडिंग वूडी गटरी, ये क्या नाम है, वूडी गुथरी, बॉब डिलन, बड़ा फेमस नाम है इनका, याद रखिएगा, ये यूजीसी नेट में भी एक बार सवाल पूछा गया था, यूजीसी नेट में भी। एंड जॉन बेज देमसेल्व्स कंपोज बैलेट्स, इन लोगों ने भी क्या किया, बैलेट को कंपोज किया। मोस्ट ऑफ दीज, और ज्यादातर इनमें से, हाउएवर, हालांकि, सच एज द बैलेड ऑफ बॉनी एंड क्लाइड, अबाउट नोटोरियस गैंगस्टर एंड हिज मॉल, ठीक है, किसके बारे में है, एक नोटोरियस, एक कुख्यात जो है गैंगस्टर, अपराधी को, और क्या, एंड हिज मॉल, और उसकी मॉल को, आर क्लोजर टू द जर्नलिस्टिक ब्रॉडसाइड बैलेड, ठीक है, ये क्या है, ये क्लोजर, नजदीक है किसके, ब्रॉडसाइड बैलेड के, than to the archaic and heroic mode of the popular ballads in the child collection। ठीक है, ये सारे आज के जो बैलेट्स हैं ये किसके नजदीक हैं, ब्रॉड साइड बैलेट के नजदीक हैं, ना कि किसके, आर्केक मतलब पुराने वाले, एंड हेरोइक मोड के बैलेट्स को, जो उस समय गाए जाते थे हमेशा से। अब देखिए, अब ब्रॉड साइड बैलेट, जो ब्रॉड साइड बैलेट है ये क्या होता है, अभी देखिए हाल में ब्रॉड साइड बैलेट की बात आई। इज अ बैलेट, एक ऐसा बैलेट है, एक ऐसा सॉन्ग है, दैट वाज प्रिंटेड ऑन वन साइड ऑफ अ सिंगल सीट, ठीक है, जो
सिंगल सीट के एक तरफ प्रिंट होता था जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड। ठीक है, ये मान लीजिए सिंगल सीट है, इसके एक तरफ ये क्या होते थे, यहाँ पर ये बैलेट प्रिंट किए जाते थे। ठीक है, इस तरफ डील्ट विथ अ करंट इवेंट और पर्सन और इशू। याद रखिएगा, ये डील्ट विथ अ करंट इवेंट, ये हालिया कोई घटना है उसको लेकर के डील करते हैं। सबसे बड़ी खासियत क्या है इनकी, ये किसी हाल की घटना की, किसी पर्सन को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी घटना को लेकर के या किसी मुद्दे को लेकर के डील करते हैं। एंड वॉज संग टू अ वेल नोन ट्यून, और इसे एक बढ़िया अच्छी खासी धुन में क्या किया गया, गाया गया। बिगिनिंग विद द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी से शुरू होकर के दीज ब्रॉड साइड्स, ये जो ब्रॉड साइड्स हैं, वर हॉक्ड, हॉक्ड मतलब एकदम से फेमस हो गए कह सकते हैं, हालांकि फेरी लगाना होता, लेकिन हॉक्ड का मतलब क्या है, प्रसिद्ध हो गए इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, और एट कंट्री, कंट्री का मतलब गांव में, किसके, फेयर्स, कंट्री फेयर्स मतलब जो गांव के जो मेले लगे वहां पर, कहां पर, इन ग्रेट ब्रिटेन, यानी गलियों में या जो गांव में मेले लगे वहां पर ये जो बैलेट्स हैं वो बिल्कुल पॉपुलर हो गए। द ट्रेडिशनल बैलेट, जो पारंपरिक बैलेट आया, हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, इसने बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है द फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ लिरिक पोएट्री इन जनरल, विशेषता किसको, लिरिक पोएट्री को। इट हैज आल्सो इंजेंडर्ड द लिटरेरी बैलेड, जेंडर्ड मतलब प्रोड्यूस, इसने क्या किया है, उत्पन्न किया है किस चीज को, देखिए लिटरेरी बैलेड को भी, एक नया फॉर्म हमें मिला, और ये क्या है, लिटरेरी बैलेड। और ये क्या होता है, देखिए विच इज अ नैरेटिव पोएम, ये क्या होती है, एक वर्णनात्मक कविता होती है, रिटेन इन डेलिबरेट इमिटेशन ऑफ द फॉर्म, जो लिखी जाती है, एक डेलिबरेट मतलब, ठीक है, एक जानी बूझी, ठीक है, इमिटेशन ऑफ द फॉर्म, यानी क्या है, एक नकल की जाती है। ठीक है, एक फॉर्म है, एक तरीका है लिखने का, उसकी ये क्या होती है, एक डेलिबरेट इमिटेशन होती है। और यही नहीं, उसकी क्या, भाषा की भी, एंड स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेड, समझे, ट्रेडिशनल बैलेड की जो स्पिरिट है, जो भाषा है, ठीक है, जो फॉर्म है, उसकी एक डेलिबरेट इमिटेशन होती है, यानी नकल होती है। लेकिन फर्क क्या होता है, देखिए इन जर्मनी, जर्मनी में सम मेजर लिटरेरी बैलेड्स वर रिटेन इन द लेटर 18th सेंचुरी, समझ रहे हैं, कब, लेटर यानी बाद के 18th सेंचुरी में क्या किया गया, इसको लिखा गया, इंक्लूडिंग जी ए बर्गर्स वेरी पॉपुलर लेनोर। ठीक है, किसका किसका है, देखिए समझ रहे हैं, जी ए बर्गलर्स का वेरी पॉपुलर लेनोर 1774 में आया, विच सून बिकेम वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंस्ड, जो क्या हुआ, बहुत जल्द ही वाइडली रेड यानी कि बहुत बृहद स्तर पे पढ़ा जाने लगा, एंड इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली बन गया इन एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, अंग्रेजी अनुवाद में। और कौन, देखिए एंड गेटेज इरकॉनिंग 1782 में जो आया, और गेटे का क्या, जो इरकॉनिंग 1782 में आया, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सम ऑफ द बेस्ट लिटरेरी बैलेट्स, कुछ जो बेहतरीन लिटरेरी बैलेट्स थे, वर कंपोज्ड इन द रोमांटिक पीरियड। कब आए, याद रखिएगा, रोमांटिक पीरियड में। ठीक है, उसमें कौन कौन सा, कॉलरिज राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर, कॉलरिज का राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर कौन सा पक्षी होता है, अल्बाट्रॉस, कहानी किसकी है, सिन गिल्ट और एक्सपिएशन की, याद रखिएगा, विच हावेवर, हालांकि इज मच लॉन्गर, बहुत लंबा है ये, क्या है, मच लॉन्गर, एंड हैज अ मच मोर इलेबोरेट प्लॉट, और इसका एक बहुत बृहद प्लॉट भी है, देन द फॉक बैलेड, लोक जो बैलेड है, ठीक है, उसकी तुलना में। ठीक है, वाल्टर स्कॉट्स प्राउड मेजी, ठीक है, प्राउड मेजी, वाल्टर स्कॉट का प्राउड मेजी, और कीट्स का ला बिल डेमसेंस मर्सी। ठीक है, ये भी सब हैं। इन लिरिकल बैलेट्स ऑफ 1798, 1798 के लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ बिगिंस वी आर सेवन, वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, शुरू करते हैं वी आर सेवन बाई इंट्रोड्यूसिंग, कैसे इंट्रोड्यूस करके, अ नरेटर, एक नरेटर को, एज एन एजेंट, ठीक है, एजेंट एंड फर्स्ट पर्सन टेलर ऑफ द स्टोरी, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, ठीक है, विच इज प्रोबेबली, जो कि संभवतया है क्या, वन रीजन, एक कारण, ही कॉल्ड द कलेक्शन, जिसकी वजह से उन्होंने इस कलेक्शन को क्या कहा, लिरिकल बैलेट्स। समझ रहे हैं, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्होंने लिरिकल बैलेट्स उसका कलेक्शन का नाम क्यों दिया, तो अब आप समझ गए होंगे, आपके पास जवाब है कि वो क्या करते हैं, अपनी पोयम वी आर सेवन को, ठीक है, क्या करते हैं, शुरू करते हैं एक नरेटर के साथ में, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो एक कहानी बताता, आई मेट अ लिटिल
कॉटेज गर्ल, इस वजह से क्या होता है, उसका नाम लिरिकल बैलेट्स होता है। अब आगे देखिए, कॉलरिजस एंशिएंट मरीनर, कॉलरिज का जो एंशिएंट मरीनर है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑफ विच, जिसका द फर्स्ट वर्जन, जिसका पहला संस्करण, ऑल्सो अपीयर्ड इन लिरिकल बैलेट्स, यानी कि पहला संस्करण इस पोयम का 1798 में ही लिरिकल बैलेट्स के साथ पब्लिश होता है। ओपन्स, खुलता है, विद द एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब सडन, अचानक से, एंड इम्पर्सनल, ठीक है, थर्ड पर्सन नरेशन, क्या है, इम्पर्सनल थर्ड पर्सन नरेशन है ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेट, ट्रेडिशनल बैलेट का। अभी देखिए कैसे शुरू होता है, इट इज एन एंशिएंट मरीनर, क्या है, इट इज एन एंशिएंट मरीनर एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री, ठीक है, उसने क्या किया, तीन में से एक को रोक लिया। ये मरीनर है जिसको अपनी कहानी बताने के लिए, ठीक है, एक आदमी चाहिए, कोई उसकी बात पे रुक नहीं रहा है, वो एक पार्टी चल रही है और उसके बाहर खड़ा हुआ है और वो लोगों को रोक रहा है, लेकिन कोई वहां पर रुक नहीं रहे हैं। फाइनली उसमें से एक आदमी को उसने क्या किया, पकड़ ही लिया, उसको अपनी पूरी कहानी सुनाता है और वो इतना उसको कहानी सुना देता है कि बाद में बंदा डिसाइड करता है अब मुझे इसकी कोई कहानी सुननी ही नहीं है, कहानी तो सुननी ही है हालांकि, लेकिन अब मुझे खाना भी नहीं खाना है, और वहीं से वो वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास बैलेड को लेकर के। बी से, बी के अल्फाबेट से लिटिल टर्म्स स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ नए टर्म्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।